हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो जैसा कि हम लोग 6 क्लास का एससीईआरटी की ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे। बीपीएससी टीचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ ही साथ जो 70 बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग जीएस की बात करें तो जीएस का ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है यह हो जाता है। बस इसमें एक समझ विकसित करना है, बाकी कुछ नहीं। बहुत आसान है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। सबसे आसान सब्जेक्ट हम मान सकते हैं ज्योग्राफी। बहुत इजीली है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है ना। ज्योग्राफी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और सवाल कहाँ से उठाए जाएंगे, जैसे आप देखेंगे 1.0 हो, 2.0 हो या 3.0 जो आपका पेपर कैंसिल हो गया है, ये भी सवाल जो है इस तरीके से पूछा जाता है। और जितना भी सवाल पूछा गया है उस सब का सब संदर्भ की अगर बात करें, जो आप सोचते होंगे किस किताब में दिया है, तो आप किताब हम बता देते हैं। जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं एससीईआरटी की जो किताबें हैं, यहाँ पे जो एससीईआरटी की जो किताबें हैं जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और प्लस में एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, इसी से सारे प्रश्न पूछे गए थे। आप देखिए जो पेपर कैंसिल हो गया है, आप देखिएगा इतिहास, ज्योग्राफी जो सवाल पूछे गए हैं, जो साइंस के सवाल पूछे गए हैं, डायरेक्ट आपको इसी किताब से पूछा गया है। तो अच्छे तरीके से पढ़िए। आपको भी बात पता है कि यहीं से सब सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्यों ना अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, है ना। तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, हमारा पहला क्लास हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद हम लोग ये सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग सौर मंडल पढ़ रहे थे, है ना। हम लोग यहाँ पे सौर मंडल पढ़ रहे थे और सौर मंडल में हम लोगों ने देखा कि सौर मंडल का जो परिवार का जो मुखिया है, मुखिया को हम लोग सूर्य कहते हैं। यह एक तारा है, यानी कि सौर परिवार का जो मुखिया है, जो प्रधान है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सूर्य कहते हैं, सौर परिवार का मुखिया। और बहुत सारे हम लोगों ने, जैसे सूर्य से दूरी के आधार पे बहुत सारे ग्रह नहीं कह सकते, 8 ही ग्रह हैं, याद रखिएगा 8 ग्रह हैं, उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जिक्र करेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ग्रह से भी सवाल पूछे जाते हैं और हम लोग ग्रह के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते आगे बढ़ेंगे। और फोकस मैंने एग्ज़ाम के व्यू से किया है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस तरीके से हमारा क्लास बढ़ते जाएगा, हम लोग अपने संदर्भ को और अपने जो हमारा विषय वस्तु जो है हमारा, उसमें डीपली होते चला जाएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा 6th क्लास का, 6ठी क्लास का एससीईआरटी का किताब हो जाता है ना। 6ठी क्लास का एससीईआरटी की किताबें हो जाती है। हम लोगों ने सौर मंडल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि सौर परिवार का मुखिया जो है वो हो जाता है सूर्य, और सूर्य से दूरी के आधार पे जो ग्रह हैं जिनकी संख्या 8 हो जाती है, वो आपका हो जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, 8 हम लोग ग्रह पढ़ेंगे और 8 ग्रह के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हम लोग, मतलब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे बुध हो गया, है ना। बुध के बारे में कहेंगे तो यह सूर्य का सबसे निकटतम क्या हो जाता है, ग्रह हो जाता है। सबसे, याद रखिएगा, कभी कभी सवाल आपसे पूछा जाता है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है ना। और यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इतना याद रखिएगा। यह सौर मंडल जो है ना, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है ना, सबसे छोटा ग्रह हो जाता है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, बुध जो है सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है ना। सूर्य क्या हो जाता है, तो सूर्य जो है, आप देखिएगा बुध जो है यह सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। हम लोग यहाँ देखेंगे तो सौर मंडल का यह सबसे छोटा ग्रह हो जाता है, बुध सबसे छोटा ग्रह हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका परिक्रमण काल कितना होता है, यह सवाल हो सकता है आपसे पूछा जाए। परिक्रमण जो काल है, परिक्रमण काल कितना हो जाएगा, तो परिक्रमण काल देखिएगा, यह जो बुध का जो परिक्रमण काल होता है वो आपको 88 दिन हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, बुध का जो परिक्रमण काल होता है 88 दिन का होता है। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है ना।
तो इसके बारे में हम लोग जान लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ परिक्रमण की बात करें, है ना, परिक्रमण की बात करें तो परिक्रमण का जो मतलब होता है, देखिएगा यहाँ पे सूर्य की चारों ओर, जैसे ये सूर्य हो गया, है ना, ये सूर्य देख रहे हैं ना आप, ये सूर्य हो गया, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के जो चारों ओर, है ना, अंडाकार मार्ग पर चक्कर लगाना ही, अंडाकार मार्ग पर चक्कर लगाना ही क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है ना। क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। याद हुआ? देखिए ये हो गया आपका सूर्य, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सूर्य हो गया, है ना। सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य के जो चारों ओर देख रहे हैं ना, ये सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग दिख रहा है, तो अंडाकार मार्ग पर चक्कर लगाना ही हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। इसको परिक्रमण कहते हैं। इसको हम लोग वार्षिक गति भी कह सकते हैं, है ना, इसको हम लोग वार्षिक गति भी कह सकते हैं। इसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण का दूसरा नाम वार्षिक गति ही है। आप कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो अंडाकार जो मार्ग देख रहे हैं उसी में चक्कर लगाना ही क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। उसके बाद जो दूसरा जो टर्म आता है वो हो जाता है आपका परिभ्रमण, है ना। दूसरा जो हो जाता है वो है आपका परिभ्रमण। याद रखिए, परिभ्रमण, परिभ्रमण जो होता है ना, इसको हम लोग घूर्णन गति भी कहते हैं और दैनिक गति भी कहते हैं, है ना। परिभ्रमण का अन्य नाम भी है जिसको हम लोग घूर्णन गति भी कहते हैं और दैनिक गति भी कहते हैं, जिसके कारण दिन और रात होता है। किसके कारण? तो परिभ्रमण के कारण दिन और रात होता है। यह भी सवाल पूछा गया है ना, दिन और रात होता है, ठीक है। ये जिसको हम लोग परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी सदैव अपनी अक्ष पर, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर, किस पर? अपने अक्ष पर। कहाँ से? तो पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, है ना, लट्टू के समान घूमती है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। देखिए, ये जो परिभ्रमण है, पृथ्वी का जो घूर्णन गति, हम लोग इसको पृथ्वी का घूर्णन गति और दैनिक गति भी कहते हैं। परिभ्रमण की अगर बात करें तो हमने ये कहा था कि पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर, है ना, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर। किस पे? तो अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर लट्टू के समान जो घूमती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए, हम लोग अभी बुध के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। बुध भगवान नहीं, मतलब ये ग्रह के बारे में हम लोग देख रहे थे, है ना। हम लोगों ने ये देखा कि बुध का जो यहाँ पे परिक्रमा जो है, परिक्रमा ये कितने दिनों में करता है? बुध परिक्रमा कितने दिनों में करता है? पूछा हुआ प्रश्न है। यह 88 दिन लगाता है यहाँ पे, है ना, यह 88 दिन लगाता है, ठीक है, यह 88 दिन लगाता है। और यहाँ पे देखिएगा बुध कहाँ पे है? तो देखिए, ये आपका बुध के बाद कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाता है ना। यानी कि सूर्य और शुक्र के मध्य में कौन है? बुध हो जाएगा। कौन हो जाता है? अगर बुध की हम लोग अगर इसकी प्रकृति को देखेंगे तो अवस्थिति की अगर हम लोग देखेंगे तो देखिएगा, यह सूर्य हो जाता है। और सूर्य और शुक्र के जो मध्य में जो ग्रह है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बुध कहते हैं, ठीक है। देखिए, बुध के पास ये जो ग्रह है, इसके पास वायुमंडल का अभाव होता है ना। याद रखिएगा, इसके पास वायुमंडल का, है ना, वायुमंडल का अभाव है ना। लेकिन सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा तपांतर इसी का है। लेकिन सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा तपांतर जो है, सर्वाधिक तपांतर, है ना, सर्वाधिक तपांतर इसी का है। इसलिए देखिएगा, दिन के समय में यह जो ग्रह है, दिन के समय में यह जो ग्रह है सबसे ज़्यादा गर्म होता है ना। सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और रात के समय में अगर रात्रि की बात करें तो रात्रि में यह जो ग्रह है बर्फीली हो जाती है ना। रात्रि के समय में यह जो ग्रह है बर्फीली हो जाती है। सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा तपांतर की अगर बात करें तो बुध के पास ही है।
इसलिए देखिएगा दिन के समय में यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और रात की स्थिति की अगर बात किया जाए तो यह जो ग्रह है बर्फीली हो जाती है ना। कौन? बुध हो जाता है, सबसे ज़्यादा बर्फीली हो जाता है। देखिए बुध के पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है ना, याद रखिएगा, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है ना, कोई उपग्रह नहीं है। और बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है ना। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के समान या बराबर ये होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये सारे एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरा जो ग्रह है वो हो जाएगा आपका शुक्र, है ना। तो शुक्र के बारे में आप देख ही रहे हैं। अगर हम लोग दूरी के आधार पर, यानी कि सूर्य से दूरी के आधार पर बात करें तो पहला बुध हो जाएगा और दूसरा शुक्र हो जाता है। तो इसके बाद दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा ग्रह ये हो जाता है शुक्र, है ना। और यहाँ पे सूर्य की जो परिक्रमा जो है, शुक्र जो है सूर्य की परिक्रमा अगर पूछ देगा कि कितने दिनों में करता है तो याद रखिएगा 225 दिन का समय लेता है, 225 दिन का, है ना। और यहाँ पे एक अपवाद स्वरूप है, क्योंकि अधिकतर आप देखिएगा कि जितने भी ग्रह जो है ना वो पश्चिम से पूरब की ओर और चक्कर लगाते हैं, लेकिन यह जो ग्रह है, यह ग्रह जो है, यह ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है ना, चक्कर लगाता है। यहाँ से बहुत सारे सवाल जो है ना पूछे जाते हैं। यह पृथ्वी की सर्वाधिक निकट वाला ग्रह है। जैसे आप देखते हैं शुक्र के बाद क्या हो जाएगा? ये पृथ्वी हो जाएगा। तो पूछा जाता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन हो जाएगा? तो निकटतम ग्रह में तो 2 हो जाते हैं, एक शुक्र हो जाएगा और दूसरा मंगल हो जाएगा। लेकिन ये भी सवाल आपका सही है ना, कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन हो जाता है? शुक्र हो जाता है ना। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। और इसको देखिएगा यहाँ, इसको हम लोग, यानी कि जो शुक्र है इसको हम लोग साँझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको हम लोग देखिएगा साँझ का तारा, है ना, साँझ का तारा, और हम लोग इसको भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा जो है इसको कहते हैं। और साँझ का तारा अगर हम लोग देखेंगे तो यह जो साँझ का तारा पश्चिम दिशा में दिखता है, पश्चिम दिशा में दिखता है, और यह भोर का जो तारा है यह पूरब दिशा में दिखता है। ठीक है, पूरब दिशा में दिखता है, याद रखिएगा। शुक्र को हम लोग साँझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। शाम के समय में यह पश्चिम की दिशा में दिखाई देगा और भोर के समय में यह पूरब की दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, और इस शुक्र को हम लोग पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसको हम लोग पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुड़वा बहन भी कहते हैं यहाँ पे, है ना। इसको किसको? शुक्र को कहते हैं। और वायुमंडल में किसके? तो शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है लगभग 90 से लेकर के 95% तक है। क्या हो जाता है? 90 से लेकर के 95% तक हो जाता है ना। 90 से 95% हो सकता है। और इसी कारण यहाँ पर प्रेशर कुकर का जो दशा है वो उत्पन्न होता है। किसका? प्रेशर कुकर का जो दशा है, प्रेशर कुकर का जो दशा है, यही दशा यहाँ पे उत्पन्न होता है। कहाँ पे? शुक्र पे। तो आप लोगों ने इतना चीज़ें देखा शुक्र के बारे में। शुक्र को हम लोग साँझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। यहाँ पे जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% है, और यही कारण है कि यहाँ पे प्रेशर कुकर की दशा जो है वो उत्पन्न हो जाता है ना। चलिए हम लोग और भी देखेंगे। यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं, अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो देखिए यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो साथ ही साथ ये शुक्र के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि शुक्र के पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है,
है ना। शुक्र के पास भी उपग्रह नहीं है और बुध के पास भी उपग्रह नहीं है, ये याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने शुक्र को पढ़ा, है ना, बुध को पढ़ा, शुक्र को पढ़ा। अब हम लोग यहाँ पे पृथ्वी देखेंगे और पृथ्वी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। देखिए अगर हम लोग सूर्य से दूरी के आधार पे अगर हम लोग क्रम की बात करें तो पृथ्वी का स्थान क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, है ना। यह तीसरा स्थान हासिल किया है, दूरी के आधार पे इसका स्थान जो है तीसरा हो जाएगा। और आकार की बात करें, अगर हम लोग आकार की बात करें तो पृथ्वी का जो आकार है वो 5वां स्थान है, आकार में इसका 5वां स्थान है, किसका, पृथ्वी का, है ना। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। यह अपने अक्ष पर, अगर हम लोग अक्ष की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, झुकी हुई है 23.5 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग देखें तो सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है, सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो आपका 15 करोड़ किलोमीटर हो जाता है ना। पृथ्वी से और सूर्य के बीच में जो औसत दूरी की अगर बात करें, औसत दूरी की बात, तो यहाँ पे देखिएगा 15, है ना, कितना हो जाएगा, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर हो जाता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 15 करोड़ किलोमीटर है। इसको यानी कि पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी की हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। इसकी आकृति की बात करें तो आकृति जो है इसको हम लोग जियोड कहते हैं, है ना। इसकी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम लोग आकृति की बात करें तो पृथ्वी की आकृति को हम लोग जियोड कहते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि सूर्य से दूरी के आधार पे अगर हम लोग क्रम की बात करें तो पृथ्वी का जो स्थान है वो तीसरा हो जाता है और आकार के दृष्टिकोण से इसका स्थान 5वां है, ठीक है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, औसतन अगर दूरी की बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। और पृथ्वी की हम लोग आकार की बात करें तो आकार जो है ये जियोड हो जाता है ना, जियोड हो जाता है। यहाँ पे हम लोग, अगर हम लोग पृथ्वी पे अगर यहाँ पे देखते हैं कि जलीय जो भाग है, जलीय भाग, आप लोग तो पढ़े होंगे सब कुछ, है ना। जलीय भाग यहाँ पे है 71% हो जाता है और स्थलीय भाग की बात करें तो स्थलीय भाग कितना परसेंट हो जाएगा, 29%, है ना। पृथ्वी पर जलीय भाग यानी कि जल की जो मात्रा है 71% है और स्थल की जो भूभाग का जो क्षेत्र है वो आपका 29% हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग परिक्रमण और भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे परिभ्रमण की बात करें, है ना, परिभ्रमण काल की अगर बात करें, परिभ्रमण काल, तो देखिए परिभ्रमण काल जो है याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभ्रमण काल अगर पूछता है आपसे तो यहाँ पे हो जाएगा 23 घंटा, है ना, 23 घंटा 5 मिनट, है ना, 5 मिनट और 4 सेकेंड हो जाता है ना। कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड हो जाएगा। 23 घंटा और ये 56 मिनट हो जाएगा, 56 मिनट और 4 सेकेंड, याद रखिए, है ना। कितना हो जाएगा, अगर हम लोगों से पूछा जाए, प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना हो जाता है, परिभ्रमण काल, तो ये आपका 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड हो जाता है। अगर सवाल पूछे कि पृथ्वी का परिक्रमण जो काल है, परिक्रमण काल जो हम लोगों ने समझा, है ना, परिक्रमण काल के अगर बारे में पूछे तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 365 दिन, 365 दिन, ठीक है, 5 घंटा और 48 मिनट और 46 सेकेंड हो जाता है, एकदम एक्यूरेट हम बता दिए, है ना। याद रखिएगा, पृथ्वी का परिभ्रमण काल 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड हो जाएगा और पृथ्वी का जो परिक्रमण जो काल है यह 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और भी सवाल है जो पूछा जाता है आपसे, यह पूछा जाएगा कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है, जो बीपीएससी बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। बीपीएससी के द्वारा यह सवाल है बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे कंपटीशन में भी यह सवाल पूछे गए हैं, है ना। सूर्य जब
पृथ्वी तक पहुंचती है तो वह कितना समय लेती है। तो यहाँ पे देखिए इसका समय जो है 8 मिनट है ना, 8 मिनट 20 सेकेंड का, 8 मिनट 20 सेकेंड का यह समय लेती है ना। और अगर देखा जाए कि पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, है ना, इसका मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछा जा सकता है कि पृथ्वी और चंद्रमा से दूरी कितना है, पृथ्वी और चंद्रमा से इसकी दूरी कितना हो जाता है। तो दूरी की बात करें यहाँ पे तो 3 लाख, है ना, 3,84,000 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, 3,84,000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सब फैक्ट आप याद रखते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आपसे पूछेगा तो पक्का बना लीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अभी तो पूरा मतलब समझिए कि अभी तो छठा क्लास की हम लोग कर रहे हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां 11 12 हम लोग सारा करेंगे, है ना। फिर ज्योग्राफी में आप बीपीएससी और यूपीएससी का एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, और बीपीएससी टीचर की तो बात अलग है ना, वहाँ तो सवाल आपसे गलती ही नहीं होगा अगर हम लोग इस तरीके से पढ़ लेते हैं तो, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। अगर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करें तो 3,84,000 किलोमीटर हो जाता है ना। अगर पृथ्वी से यानी कि समुद्र तल से स्थल की अगर ऊंचाई की बात कर दे, समुद्र तल से अगर स्थल की ऊंचाई की बात कर दे तो 8,848 मीटर है ना, 8,848 मीटर हो जाता है, 8,848 मीटर हो जाता है, याद रखिएगा, है ना, 8,848 मीटर। और आपको ये बात पता होगा कि माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है, यहाँ पे एवरेस्ट का जो ऊंचाई है ना, यह इतना ही है। हालांकि अगर वर्तमान में अभी पढ़ेंगे जो एवरेस्ट का यानी कि हिमालय का प्रतिदिन क्या होता है, निर्माण होता रहता है, उसका आकार क्या है, बढ़ते रहता है। तो 2 मीटर की उसमें प्रगति हुआ है, और 8,850 मीटर भी कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलता होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पृथ्वी को देखा, उसके बाद हम लोग देखते हैं मंगल को, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे किसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मंगल को पढ़ेंगे। देखिए मंगल को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं, है ना, इसको हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। और यहाँ पे यानी कि मंगल के पास जो वायुमंडल है यह बहुत ही विरल अवस्था में है। यहाँ पे जो वायुमंडल है वह बहुत ही विरल अवस्था में है, याद रखिएगा, है ना, विरल अवस्था में है। मंगल को हम लोग क्या कहते हैं, मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। और देखिए मंगल के पास 2 उपग्रह है, मंगल के पास कितना है, तो यहाँ पे देखिए 2 उपग्रह हो जाता है। पहला की अगर बात करें तो पहला के नाम है फोबोस, है ना, क्या बोलते हैं, फोबोस नाम है। और दूसरा जो उपग्रह है उसका नाम है डिमोस, है ना, उसका नाम क्या है, डिमोस है। और यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, मंगल का 2 उपग्रह हो जाता है, एक है फोबोस और दूसरा नाम है डिमोस। और डिमोस के बारे में कहा जाता है यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा उपग्रह है। चलिए आगे इसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे मंगल के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे बृहस्पति, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, बृहस्पति देख रहे हैं, है ना। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आप देखते हैं आकार में भी, आप देख लीजिए ना, आकार में देखिए कितना बड़ा दिखा रहा है ना यहाँ पे। बाकी सब लोगों को देखिए, बाकी जितना भी ग्रह है सबको देखिएगा, है ना। इसी से आपको पता चल गया कि सौर परिवार का, सौर मंडल का यह सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है ना, यह सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें बृहस्पति के पास, तो बृहस्पति के पास कितना ये हो जाएगा, मतलब उपग्रहों की संख्या 63 हो जाता है ना। यहाँ पे इसके उपग्रह की संख्या जो है वह 63 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सारे उपग्रहों में सबसे ज़्यादा, यानी कि सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है वो आपके बृहस्पति के बाद है, और बृहस्पति के बाद शनि का स्थान आता है। तो बृहस्पति हो जाता है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, और इसके बाद उपग्रहों की संख्या जो है वो 63 हो जाता है। और यहाँ पे देखिएगा इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड, है ना, जिसका नाम है गैनीमीड नाम हो जाता है, गैनीमीड, है ना। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा जो है, यहाँ पे देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह हो जाता है, सबसे बड़ा, याद रखिएगा, है ना। और इसी बृहस्पति को हम लोग लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। इसी बृहस्पति को हम लोग लघु सौर तंत्र भी कहते हैं, याद रखिएगा, लघु सौर, है ना, सोलर सिस्टम, सौर तंत्र भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इस वायुमंडल में अगर बात करें, यानी कि बृहस्पति के पास जो वायुमंडल है, बृहस्पति के पास जो वायुमंडल है, उसमें देखिए गैसों की जो मात्रा है वो आपका कौन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, है ना, हीलियम हो जाता है। उसके बाद मीथेन हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा अमोनिया जो है, अमोनिया वो पर्याप्त मात्रा में आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना। बृहस्पति के वायुमंडल में हीलियम, मीथेन और अमोनियम का जो जैसे जो गैस हैं वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे मिलते हैं। किसके पास, तो बृहस्पति के पास, है ना, बृहस्पति के पास। और एक चीज़ और भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसके पास स्वयं का अपना रेडियो ऊर्जा है। इसके पास इम्पोर्टेंट क्या है, रेडियो ऊर्जा, याद रखिएगा, इसके पास स्वयं का अपना क्या है, रेडियो ऊर्जा है, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, बृहस्पति की उपग्रह की संख्या 63 हो जाता है ना। और यह सारे ग्रहों में सबसे बड़ा है, ठीक है। इसको हम लोग लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। उसके बाद देखिएगा बृहस्पति के वायुमंडल में हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसे गैसों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बृहस्पति की बात करें तो स्वयं का इसके पास रेडियो ऊर्जा भी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला हो जाता है हम लोग का शनि, है ना। अगला क्या हो जाएगा, अगला हम लोग के पास शनि हो जाएगा, ठीक है। यह जो है अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, शनि की बात करें तो सूर्य की परिक्रमा जो है, यानी कि शनि जो है सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में करता है, 29 वर्ष में। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जो सवाल आपसे पूछेगा उस सबसे बड़ी विशेषता जो यहाँ पे है वह आपको वलयों का होना है, वलयों का होना, है ना, वलयों का होना यहाँ पे सबसे बड़ा विशेषता है। और वलयों की संख्या यहाँ पे अगर बात करें, हम लोग संख्या की अगर बात करें तो यहाँ पे वलयों की संख्या क्या है, 7 हो जाती है। आप देखिएगा ये जो है ना, ये शनि जो देख रहे हैं आप, इसके चारों ओर जो आप देख रहे हैं, चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों की संख्या है, पूर्ण विकसित वलयों का होना है, जिसके लिए शनि जो है बहुत ही विशेष स्थान रखता है। और यहाँ पे वलयों की संख्या 7 हो जाता है, इसके लिए जो शनि है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि इसे हम लोग गैसों का गोला भी कहते हैं, है ना। इसे हम लोग गैसों का क्या कहते हैं, गोला कहते हैं, ठीक है। इतना याद होना चाहिए। शनि के बारे में अगर बात करें तो शनि जो है 29.5 वर्ष इसकी जो परिक्रमण काल होता है ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे वलयों की जो संख्या हो जाएगा, हमारा वलयों की संख्या की बात करें तो वलयों की संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और वलयों का होना ही इस शनि के लिए बहुत ही विशेष स्थान रखता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे शनि के उपग्रहों की संख्या जो है, शनि के उपग्रहों की संख्या जो हो जाता है वो आपका 62 है। और यहाँ पे बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितना हो जाता है, 63 हो जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, 63 है, जो बृहस्पति है। और बृहस्पति को हम लोग सबसे बड़ा ग्रह भी मानते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 उपग्रह रह गया, है ना, इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। एक हो जाएगा जिसको हम लोग यूरेनस बोलते हैं, है ना। एक हो जाता है यूरेनस जिसको हम लोग अरुण बोलते हैं, यहाँ पे अरुण बोलते हैं। अगर हम लोग इसको देखें तो इसकी खोज जो हुआ, जो 1781 ईस्वी में इसका खोज हुआ और विलियम हर्शेल ने इसको खोजा, है ना। इसको विलियम हर्शेल ने खोजा, याद रखिए, विलियम हर्शेल ने खोजा। अगर हम लोग बात करें तो यह सूर्य से दूरी के आधार पर यह 7वां स्थान है, इसका 7वां स्थान हो जाता है। और अगर हम लोग आकार की बात करें तो आकार में इसका स्थान 3रा हो जाता है ना। आकार में इसका स्थान क्या हो जाएगा, 3रा हो जाएगा, ठीक है। इसका स्थान क्या हो जाता है, 3रा हो जाता है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि अरुण की खोज, यूरेनस की खोज जो है 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने किया।
और हम लोग सूर्य से दूरी के आधार पर अगर बात करें तो क्रम में इसका स्थान 7वां है। अगर हम लोग आकार की बात करें तो अरुण का स्थान जो है वो 3रा हो जाता है ना। और देखिए अरुण को हम लोग लेटा हुआ, यहाँ पे देखिएगा लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, है ना, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और इसका जो परिक्रमा जो है ना, इसका जो परिक्रमा यह 84 वर्ष में करता है। ठीक है, हम लोग अरुण को क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। याद रखिए लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण को। यह परिक्रमण इसका जो काल है वह 84 वर्षों का हो जाता है, 84 वर्षों का। और इसके चारों ओर भी एक वलय दिखता है। देखिए छोटा छोटा एक वलय दिखेगा जिसकी संख्या कितना हो जाता है? 5 संख्या यहाँ पे इसको काउंट किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे उपग्रहों की संख्या जो हम लोगों ने अरुण की बात किया है तो अरुण में यहाँ पे देखिएगा इसके उपग्रहों की संख्या क्या है? 27 हो जाती है, 27 उपग्रह। और यहीं पे आपको जो ग्रह है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिम, ये जो ग्रह है उपग्रह जो है यहीं पे मिलते हैं। कहाँ पे? अरुण के पास, है ना। 27 उपग्रहों की संख्या हो जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अंतिम जो हमारा उपग्रह है वो हो जाता है वरुण। अरुण के बाद जो 8वां जो है आपका, यह 8वां ग्रह हो जाता है ना। और इसका जो खोज किया गया, अगर हम लोग खोज की बात करें यहाँ पे, खोज जो है इसको जर्मन खगोलविद ने इसको खोजा था। यानी कि वरुण को जर्मन खगोलविद ने खोजा था जिनका नाम है जोहान गाले, है ना। जिनका नाम क्या है? जोहान गाले नाम होता है, याद रखिएगा। इसका जो परिक्रमा काल जो है, इसका परिक्रमा काल आपको 165 वर्ष का हो जाता है ना। और यह जो है हल्का पीला रंग का दिखाई देता है। यह जो है हल्का पीला रंग का दिखाई देता है, हल्का पीला रंग का दिखाई देता है। और इसके पास जो उपग्रह है, उपग्रह की संख्या कितना हो जाता है? 13 हो जाएगा। इसके पास क्या हो जाएगा? उपग्रहों की संख्या कितना हो जाता है? तो 13 हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। उपग्रहों की संख्या 13 हो जाएगा। इस तरीके से आपका जितना भी 8 जो ग्रह था वो हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया, है ना। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ से जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो निश्चित तौर पे बनेंगे। ये 6ठा क्लास का आपका SCERT का ज्योग्राफी हो जाता है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा जो पढ़ाई होगा और गहराई तक चलते चला जाएगा, है ना। तो आराम से लगे रहिए। और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि ज्योग्राफी हमारा बहुत कमज़ोर है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो एक बार SCERT का अध्ययन कर लीजिए और मेरे साथ जोड़िए, ठीक है। ज्योग्राफी बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, बहुत बड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होता। बिल्कुल साइंस की तरह है ना, बिल्कुल साइंस की तरह है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से समझते चले जाइए। ज्योग्राफी को रटा नहीं जाता या इतिहास को भी रटा नहीं जाता। किसी भी सब्जेक्ट को अगर रटते हैं तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। चीज़ों को समझिए। हम लोगों के पास भी एक समय में क्या था कि याद चीज़ों को लगता था कि रटता ही सब कुछ है, लेकिन जैसे ही समझ विकसित होते चला गया, आपका भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। बहुत मुश्किल नहीं होता। हाँ, ये आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ में, जैसे मानते हैं कोई भी रिश्ता ही आपका अगर हो, उस रिश्ते में बार बार मिलते हैं ना तो रिश्ता गहरा हो जाता है। मेरा मानना है कि जब सब्जेक्ट के साथ आपका जुड़ाव अगर हो तो बार बार मिलिए उसके साथ, है ना। बार बार मुलाकात अगर होता है तो प्रेम और प्यार बढ़ ही जाएगा। तो यही हम बात कह रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट के प्रति आपका लगाव जितना गहरा होता जाएगा, उसके प्रति आपकी समझ भी और आपका अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है ना। तो जैसे हम लोगों ने ग्रह के बारे में बात किया, जैसे एक चीज़ हम लोग देखें, जैसे हम लोगों ने पृथ्वी के बारे में किया, तो पृथ्वी के बारे में अगर हम लोग देखा जाए, अगर पृथ्वी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया आपसे, है ना, ये प्रश्न पूछा गया पृथ्वी को लेकर के, आपको बुध को लेकर के जो सवाल पूछे गए या शुक्र के बारे में जो सवाल पूछे गए, वो सारा का सारा हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है। आप देखिएगा 10-12 सालों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं BPSC में, इससे बाहर नहीं होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए, ज़रूर आपको समझ में आया होगा। हम लोग इसके बाद भी थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या पढ़ना है हम लोगों को, है ना। तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति लाल रंग के होने के कारण, चलिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ तक हम लोगों ने ख़त्म किया था, है ना।
तो हम देखते हैं आसमान में टिमटिमाते तारे, आसमान में टिमटिमाते तारे। यहाँ पे देखिएगा, अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला। अब सूरज और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था, क्योंकि ये जो है तारामंडल की कहानी है। एक छोटा बच्चा जो है अपने पिता के साथ जाता है तारामंडल में, है ना, ये सब चीज़ की जानकारी के लिए। अभी वही कहानी चल रहा है और यह जो बेसिक है इसी से आपको समझ विकसित हो जाएगा। फिर कहता है, तभी आवाज़ गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूरी पर हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं, सूर्य भी तो एक तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड में। 8 मिनट 20 सेकंड में। सूरज के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना वर्ष लगता है ना? तो ये हो जाता है हमारा 4 वर्ष हो जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगाइए, जो मैंने आपको बताया। सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक के आकाशीय पिंडों के नाम बताइए, जो मैंने इसका चर्चा भी किया था, है ना। उसके बाद हम लोग पृथ्वी हमारा जो घर है ना, यहाँ से हम लोग पढ़ाई करेंगे। पृथ्वी हमारा घर है, यहाँ से हम लोग पढ़ाई करेंगे और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तब तो आप लोग अच्छे से ध्यान अपना रखिए और पढ़ाई भी करिए। लाइक कमेंट्स कम नहीं होना चाहिए, है ना, ताकि आपके कमेंट्स से पढ़ने के बाद बड़ा एनर्जी मिलता है, अच्छा लगता है। और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच में, है ना। आप लोगों का बहुत प्यार जो मिलता है तो मज़ा आता है, अच्छा फील होता है। और देखिए, इतना गर्मी होने के बावजूद भी आप देखते हैं कि हम लगातार वीडियो देते जा रहे हैं, है ना। तो कम से कम एक बार ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों, अपने साथी संगियों के बीच में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और यही हमारा टॉपिक पृथ्वी हमारा घर है, इससे हम लोग शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।